Good morning, Plus One Commerce. So today we will be doing part two of chapter number 6, that is social responsibility towards different interest groups. So इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि सोसाइटी के मेंबर्स कौन हैं, सोसाइटी किन लोगों से, किन एलिमेंट से बनता है। सबसे पहला जो मेंबर है वो है कंज्यूमर, फिर एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कम्युनिटी, ओनर्स का मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, मीडिया। ये सब जो हैं, अलग अलग जो एलिमेंट है, ये सब मेंबर हैं जो इकट्ठे मिलके क्या बनता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब हम बात कर रहे हैं कि बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर्स की तरफ बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम जितने भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स की, वो सेफ़ होनी चाहिए। गुड्स सेफ़ होने चाहिए और उसके लिए हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बना के बेच रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन में और उसकी सप्लाई में कोई गैप नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। थर्ड इज़ कि हमें अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना है। एजुकेट का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ बना के बेचते हैं, तब उसके साथ हमें उसको ये बताना है कि ये चीज़ कैसे यूज़ है और इसके अंदर कैसे यूज़ होगी और इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि हम फ़ोन लेते हैं, तो उसके भले ही आपको पता है कि फ़ोन कैसे चलता है, पहले चलाने लग जाते हो, बट स्टिल हर फ़ोन बॉक्स में एक गाइड, एक यूज़र मैनुअल ज़रूर होगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो उसमें भी होता है। मतलब एटलीस्ट उनकी तरफ से ये रिक्वायर्ड है कि इस जो भी आपने चीज़ ख़रीदी है उसमें क्या क्या है और वो कैसे यूज़ होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस वो बताना ज़रूरी होता है। ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ इज़ कि हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, लेकिन एडवर्टाइजिंग ट्रूथफुल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करो, अनफेयर चीज़ों में मत इन्वॉल्व हो। एंड अगर कोई आपको कंज्यूमर की कंप्लेंट आती है, इवन ग्रीवियंसेस मीन्स कंप्लेंट्स, तो आपको वो हैंडल करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया, बहुत सारी कंपनीज अपना टोल फ्री नंबर देते हैं, अपनी मेल्स ईमेल देते हैं ताकि हम कंप्लेंट कर सकें। और जो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को भेजते भी हैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कि अगर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमें अपने हिसाब से नहीं बनाना, वो हमें बनाना है कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रख के। कि हमें स्टडी करना पड़ता है मार्केट को, हमें ये देखना पड़ता है कि आजकल के जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन और प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ये जो था इट वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की तरफ से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या है। अब मैं काम कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ, तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सबसे पहले कि वो मुझे अच्छी सैलरी दे, अच्छी कंपनसेशन दे। कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे सैलरी ही है। मुझे सेफ़ वर्किंग कंडीशंस चाहिए, सेफ़ हो कोई भी जहाँ पे मैं काम करती हूँ उसका, उसमें ये भी आ सकता है कि प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर स्पेस हो, और उसके साथ साथ अगर कोई वर्कर है और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जो मशीन्स का सेटअप है, जो वो जहाँ पे वो रूम है, वो प्रॉपर सेफ़ होना चाहिए। कोई भी डेंजर वाली चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की लाइफ को नुकसान हो सके। नेक्स्ट इज़ कि हमें हर वक्त अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है काम में ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। हमें उनको हमेशा कुछ ऐसे टास्क देने चाहिए, ऐसे काम देने चाहिए कि वो इतने अच्छे से करें ताकि हम ये कहें कि अगर आप अच्छा करोगे आपकी प्रमोशन हो सकती है, एंड दे विल फील मोटिवेटेड एंड दे विल रियली वर्क हार्डर। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमेशा 100% से भी ज़्यादा दें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंगनेस फ़ील करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे से डिफरेंट नहीं है, ये मेरी ही है, मुझे इसके लिए अपना जी जान लगाना है। ठीक है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप अपनी एम्प्लॉयज़ की तरफ अच्छा बिहेव करते हो और आप उनकी प्रॉब्लम्स को हमेशा सुनते हो और उनको सही गाइड करते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ एंड द लास्ट इज़ कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दे दो, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स दे दो, उनको बोनस दे दो, उनको एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कराओ इंपॉर्टेंट मैटर्स में। तो इससे क्या होता है, वो दे फील मोटिवेटेड। तो इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश कर सकते हैं। थर्ड इज़ कि शेयर होल्डर्स की तरफ, जो कि ओनर्स हैं या इसका सेकेंड नेम इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, इसकी तरफ बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो भी जितने भी शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है,
इतना उनको इंश्योर करना कि आप सेफ़ हो। कई बार क्या होता है फ्रॉड हो सकते हैं, तो हमें ये काम नहीं करना। जितनी भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलती है, जैसे शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलते हैं, ठीक है। अब डिविडेंड जब मिलना है वो फेयर होना चाहिए, फेयर कैलकुलेट होना चाहिए, प्रॉपर जिस तरह से कैलकुलेट होता है, कोई भी अनफेयर चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए और रेगुलर मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सिर्फ शेयर्स नहीं होते इस पर हम इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका जो रिटर्न है वो रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि जो हम जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हम कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उनकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो वो जो है बैलेंस शीट बनाई हुई है कंपनी ने, उसकी जो जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो एकदम ट्रू होना चाहिए। उसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोली जानी चाहिए, ताकि कस्टमर्स को फ्रॉड हो जाए। कस्टमर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी डिस्प्ले कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट में वो बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट इज़ कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप कर रहे हो, आप उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज आप यूटिलाइज़ कर रहे हो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की। एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जैसे डेप्रिसिएशन मतलब कम होता है, एप्रिसिएशन मीन्स बढ़नी चाहिए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ कि हमें कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ से अपने शेयर होल्डर से, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको हमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करवाना चाहिए। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स। नेक्स्ट इज़ हमारी गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, हमें फॉलो करने हैं। बहुत सारे टैक्सेस बनाए हैं उसने, ड्यूटीज़ बनाई हैं, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ एक तरह का टैक्स ही होता है जो हमें पे करना होता है, वो भी टाइम पे, वरना बहुत हाई पेनल्टी होती है। गवर्नमेंट अगर किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई है तो हमें उनकी हेल्प करनी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर वो किसी अंडर डेवलप्ड एरिया को प्रमोट करना चाहता है, जो ऐसा कोई रीजन जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, तो हम वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, और उससे क्या होगा, उस एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस तरह से गवर्नमेंट हमें हेल्प कर सकती है कि चलो आप वो टैक्स माफ़ कर देते हैं हमारे उस एरिया में। तो इट मीन्स दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी, तो हमें उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ होता है, तो हमें बहुत फेयर डीलिंग करनी है, कोई फ्रॉड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री की रेपुटेशन का सवाल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सपोज़ करो वो कुछ नया प्लान कर रहा है या कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है कहीं पे, तो उसमें हमें कॉपरेट करना है उनके साथ। जो वो काम कर रही है उसमें इंटरफेयर नहीं करना, वो जैसे कर रहे हैं उनको करने दो। नेक्स्ट इज़ कि कम्युनिटी की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले जो सोसाइटी है, ये कम्युनिटी है, जो लोग हैं, अगर हम अपना बिज़नेस करते हैं तो हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, किससे, किसी भी तरह का अगर पोल्यूशन हो रहा है। सेकेंडली, हमें बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, चाहे स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, कि जितने भी हमारे लोग हैं उनको इकट्ठा लेके आओ, उनको इक्वल पार्टिसिपेशन कराओ, उनको उतनी इम्पोर्टेंस दो कि हम सब एक है। नेक्स्ट इज़ कि जहाँ पे भी हमारा प्लांट लगा हुआ है, प्लांट मीन्स हमारी जो मशीनरी है उसको प्लांट बोला गया है यहाँ पे। तो वहाँ अब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, अगर आप कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखना किसी भी चीज़ के कोई प्लांट, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज़, कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं, तो वो इतने बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं कि वहाँ पे आसपास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरीज, क्योंकि कभी भी चोट लग सकती है क्योंकि मशीन वर्क होता है, तो ऐसे एरिया में ये फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ की जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट ले लो, चाहे उसमें हम हैंडीकैप्ड लोगों को भी ले सकते हैं, उनको हेल्प करना, उनको जॉब्स देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट करना, और उसके साथ साथ जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, उसको इग्नोर नहीं करना, वो भी हमें साथ में रख के चलना है, क्योंकि अदरवाइज़ हम सोसाइटी का पार्ट हैं, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को ही भूल जाएंगे तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई यूज़ ही नहीं है। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू। लास्ट इज़ कि सप्लायर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले कि सप्लायर्स में जिन्होंने हमें अपना स्टॉक प्रोवाइड किया है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम रेगुलर पेमेंट करें, तभी वो खुश रहेंगे। मैं उनसे सामान ली जा रही हूँ बट आई एम नॉट पेइंग दैम, तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा।
उनके साथ भी फेयर डीलिंग्स करनी है, बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल पे सप्लायर्स है जिनका इतना बड़ा काम अभी नहीं है, उनको भी आप ऑर्डर्स दो ताकि वो भी अपने आप को वो भी राइज़ कर सकें, वो भी अपने आप को प्रमोट कर सकें। सिर्फ जो ऑलरेडी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूसर्स हैं वो तो है ही खुश, या सप्लायर्स वो तो है ही खुश बिकॉज दे आर अर्निंग वेल। जो स्मॉल स्केल लेवल पे वर्क है वो भी हमें प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि हमें हेल्प करनी चाहिए सप्लायर्स को, मतलब हम गाइडेंस दे सकते हैं और किस चीज़ में कि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उनका काम भी अच्छा चले। So these were the 6 responsibilities towards the different interest groups जो कि आपको ध्यान में रखना है, and you have to learn at least 4। पढ़ना आपको सारे होने चाहिए बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको एटलीस्ट 4 तो याद होने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब हमने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग पढ़ना है। अब आपको ये पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसमैन कहीं ना कहीं चाहे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है या कुछ वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ठीक है। और हमारी कंट्री में लीगल कंट्रोल अभी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जिसकी वजह से बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, हालांकि गवर्नमेंट खुद बहुत स्टेप्स ले रही है कि वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं अर्बन एरिया से उन्होंने रिमूव करवाई हैं, उन्होंने शिफ्ट करवाई हैं, लेकिन स्टिल ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। और जितना भी ये एमिशन होता है, जितना भी ये पोल्यूशन हो रहा है, ये लोगों की और वर्कर्स दोनों की हेल्थ को बहुत गंदी तरह से अफेक्ट कर रहा है और इस साथ साथ में ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को भी बहुत डैमेज हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी डिसीज़ेस फैल रही हैं और डिज़ास्टर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें डैमेज बहुत हो रही हैं, वैल्यू बहुत कम हो रही है चीज़ों की, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन का रीज़न क्या है? अब पोल्यूशन क्या होता है? कोई भी अगर ऐसा लाइक हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि इन्वायरमेंट में एंटर हो गया है, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत सेटअप हुई हैं, ठीक है। टाउन्स में भी बनी हैं, सिटीज़ में भी बनी है, तो उसकी वजह से भले ही ये अच्छी बात है कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, पर इसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ा है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एयर, वाटर एंड लैंड। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया, और आपने देखा होगा स्पेशली इन लुधियाना, तो आपको पता है यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और हर तरह की इंडस्ट्री है, चाहे टेक्सटाइल्स है, चाहे आयरन स्टील है, तो बहुत पोल्यूशन होता है। तो जो क्वालिटी ऑफ एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो एयर जिसमें हम रहते हैं, ये बहुत अफेक्टेड हो चुकी है। तो एयर पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी वजह से ओजोन लेयर जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर में, उसमें होल हो चुका है और होल की वजह से जो बहुत हार्मफुल रेज होती हैं सन की वो यहाँ पे पहुँचती है, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर या स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कि स्मोक केमिकल्स डिस्चार्ज करते हैं। इवन तक कि व्हीकल्स भी, चाहे कार है, ऑटोज़ है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन डिस्चार्ज करते हैं और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इसलिए अस्थमा की प्रॉब्लम भी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। अब अगर कोई केमिकल या किसी भी तरह का वेस्ट अगर हम पानी में, रिवर में, लेक्स में डंप कर रहे हैं, वहाँ पे हम फेंक रहे हैं, सो दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। और जितनी भी फैक्ट्रीज रिवर्स के पास सिचुएटेड होती है या स्ट्रीम्स के पास, तो वो सारा क्या करते हैं, वो कोई एक्चुअली उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको कोई देखता नहीं है, वो अपने वेस्ट को मैनेज ही नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं पर वो फॉलो नहीं करते क्योंकि उन पे पैसे लगेंगे, तो वो क्या करते हैं, बड़े आराम से जितना भी वेस्ट है वो जाके जो रिवर्स होते हैं वहाँ पे फेंक देते हैं, तो इससे वाटर पोल्यूट होता है। लैंड पोल्यूशन क्या है कि जब हम टॉक्सिक वेस्ट जो अपने लैंड में डंप कर देते हैं, अगर मैंने कहीं पे सारा जो भी ये वेस्ट है मैंने कहीं पे फेंक दिया है, वो धीरे धीरे लैंड में मर्ज हो जाएगा, तो इससे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी। और अगर हम उस लैंड पे फिर एग्रीकल्चर करेंगे तो वो बिल्कुल भी क्रॉप्स अच्छे से नहीं ग्रो होंगे क्योंकि वो जो लैंड की क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, वो अफेक्ट हो चुकी है नेगेटिवली, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो है कि हम अपनी लैंड की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें जो कि ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, एक तो चीज़ ये है। सेकेंड ये है कि हम आगे लैंड कंटेमिनेट ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हम लैंड पोल्यूशन की बात करें तो जो ये सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है ना, लिक्विड तो पानी में जाता है, ये सॉलिड वेस्ट है। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन आई कैन से कि आज भी वो चीज़ें इतने हाई लेवल पे यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि पोल्यूशन, अब पोल्यूशन कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले सेफ्टी के लिए। स्मोक जो है, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है, जो स्मोक है, तो जो विजिबिलिटी है जब हम बाहर जाते हैं, अब हम बाहर निकलें तो हमें, कभी आपने नोट किया होगा जब बारिश होती है, बहुत हैवी रेन हो, तो एकदम से सारा क्लीन हो जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि जैसे साफ़ हो गया सारा कुछ, बहुत क्लियर विजिबिलिटी होती है। लेकिन अगर बहुत दिनों के लिए बारिश ना पड़े तो आप देखोगे, अगर हम आज की बात करें, बाहर चलो, अगर हम ऐसे नॉर्मली नहीं पता चलता, पर जैसे हम लुधियाना में रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पोल्यूशन की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत लो होती है, ठीक है। ये सारा पोल्यूशन की वजह से है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि बिल्कुल रश नहीं था, तब ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही थी एंड पोल्यूशन बहुत कम हो गया था, विजिबिलिटी भी बेटर हो रही थी। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट पोल्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हाईवे पे ये चीज़ है तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इवन तक कि प्लेन्स के लिए भी जब वो लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो ये एयर पोल्यूशन है उस पर चेक करते रहें ताकि विजिबिलिटी इम्प्रूव हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है इकोनॉमिक लॉसेस। अब जैसे बिल्डिंग्स हैं जो स्पेशली जो वाइट कलर में है या लाइट शेड्स में है, अगर इनके आसपास इंडस्ट्रीज़ होंगी और वहाँ से पोल्यूशन जाएगा तो वो बिल्डिंग्स को क्या कर रही हैं, ब्लैक कर रही हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वो सी लाइफ को अफेक्ट करती है, और लैंड पोल्यूशन की बात करें तो वो लैंड की फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। तो हर जगह क्या है, नुकसान है। ताजमहल जो जितना वाइट पहले था आज वो नहीं है, हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसके आसपास बंद कर दी हैं क्योंकि वो एक फॉरेन टूरिस्ट प्लेस है। अगर उसकी ब्यूटी ही नहीं रही तो फॉरेन से लोग आएंगे क्यों आपकी कंट्री में देखने के लिए, और अगर वो नहीं आएंगे तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, फॉरेन करेंसी हमारे पास कहाँ से आएगी। तो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को मेंटेन करना। नेक्स्ट इज़ नेचुरल ब्यूटी। ये सेम है कि जो भी पोल्यूशन होता है उसका नेचुरल ब्यूटी पे बहुत इफेक्ट होता है। अब नेचुरल ब्यूटी का मतलब क्या है, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, लैंड, फॉरेस्ट, इसमें कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम ब्यूटी बढ़ा तो नहीं रहे, इंस्टेड कि जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, जो कि हमारी ब्यूटी है, इसको हम और ज़्यादा पल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी आपने देखा होगा कि बहुत गंदी स्मेल भी आती है इनके आसपास से, ठीक है। तो अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, चाहे ताजमहल और भी जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से जब वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है तो वो चीज़ उसको देखने कौन आएगा, ऐसी चीज़ को जो कि ऑलरेडी ब्लैक हो चुकी है। ब्लैक का मतलब ये नहीं होता जेट ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है कि इतना पोल्यूट हो चुका है वो, कि उसकी जो ग्रेस थी पहले वो वैसी, उसकी जो फिनिशिंग थी वो पहले वैसे नहीं रही। नेक्स्ट इज़ हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करें, ठीक है। पोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, कैंसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर पोल्यूशन से लोगों को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पोल्यूशन कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज़ कंफर्टेबल लाइफ। अब पोल्यूशन तो बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब जो पोल्यूटेड रिवर है उसमें हम स्विमिंग तो कर नहीं सकते, फिशिंग भी नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन से कई लोगों को आई इरिटेशन बहुत होती है, कफिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। ये अगर मैं बिना शेड्स लगाए चली जाऊँ या हेलमेट पहने चली जाऊँ, माई आइज़ विल गेट रेड। और रेड तो अलग बात है, वो इरिटेट भी उतना ही करती है क्योंकि इचिंग होती रहती है। हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल ज़रूरी इसलिए है ताकि हम आम लोग, सोसाइटी एक हेल्दी लाइफ जी सके। आप ये सोचो, अगर हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और दिस लैंड पोल्यूशन ख़त्म कर दें तो लोगों की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अस्थमा प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, अगर हम इसको अपने खुद एफर्ट करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो पहले ही खुद ही प्रिवेंट कर लो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, पर सिर्फ गवर्नमेंट के एक्शन लेने से सब कुछ नहीं होगा, लोगों को साथ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब बिज़नेस का क्या रोल है इन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में।
सबसे पहले तो उनको ये बोला गया कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो टेक्निक्स, जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वो इको फ्रेंडली यूज़ करो। फिर इन्होंने ये बोला कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होना तो है ही है, ये तो इस पे तो कोई कंट्रोल है नहीं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का काम भी ज़रूरी है, लेकिन वो कहते हैं उसको रिसाइकिल करो। जो वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट करो, ट्रीट मतलब प्रॉपरली डिस्पोज करो। उसके अलावा कि खुद बिजनेसेस बहुत सारी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, अब पोल्यूशन तो होना है, हम क्या कर सकते हैं कि हम डबल प्लांटिंग कर दो ट्रीज़ की, क्योंकि ट्रीज़ बहुत हेल्प करते हैं पोल्यूशन को कम करने में। अगर जितने ट्रीज़ हैं उतने भी ना होते तो पोल्यूशन इससे डबल होता, ठीक है। फिर बिजनेसेस खुद आगे आके रिवर्स को क्लीन कराएं, वो सिर्फ गवर्नमेंट पे ना छोड़े कि गवर्नमेंट आएगी और क्लीन करेगी, ठीक है। उसके बाद हम वो प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि इको फ्रेंडली हो, और जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर इको मार्क यूज़ होना ज़रूरी है। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो हमें फॉलो करनी है, अबाइड बाय करनी है, फॉलो करनी है। और उसके साथ साथ हमें जो आम लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि इको फ्रेंडली टेक्निक्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करना कितना ज़रूरी है। लुधियाना मैंने बहुत बार देखा कि बहुत लोग ट्रीज़ प्लांट करते हैं, लेकिन एफर्ट तो हो रहा है, आई विल नॉट से, लेकिन जो उसका जिस स्पीड पे वो होना चाहिए उस स्पीड पे वो नहीं हो रहा, स्पीड इज़ वेरी स्लो। So we have to work together so that we can remove all these problems. Okay, so this was a chapter. Business ethics has been deleted by the CBSE for this year. So if you have any problem you can ask me on the phone. Okay.